मंचासीन विद्वज्जन हमारे बीच पधारे महंत जी, प्रोफेसर मिश्रा जी, मुंजाल साहब, शर्मा जी, द्विवेदी जी और हमारे बीच में शिरकत कर रहे थे डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, सभी इनवाइटेड गेस्ट्स, डेलीगेट्स, हेरिटेज सोसाइटी के सभी पदाधिकारी व वॉलंटियर्स, मीडिया के सभी साथीगण, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इस अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपके बीच पधारने का ये अवसर दिया और अध्यात्म और अपने धरोहर के बारे में जो एक नया विषय है मेरे लिए, उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाने का इसमें काम है। द्विवेदी जी मेरे पास आए थे और इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप आइए हमारे इस सम्मेलन का अंग बने। तो मुझे शुरू में लगा कि हम क्या करेंगे इसमें, हमें तो हमारी जो ब्रांच है वो बिल्कुल इससे विपरीत, यानी कि उसका सीधा कोई संबंध नहीं है। विपरीत तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि कल्चर का सभी बहुत बड़ा आयाम है कल्चर अपने आप में, सभ्यता, संस्कृति, और इसको हम किसी एक चीज़ से नहीं जोड़ सकते। तो ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने, और मैं समझता हूँ कि आगे जो इस क्षेत्र के वक्ता हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बहुत सारे विषयों पर जो चार खास तौर से आपने इसमें विषय रखे हैं उन पर गहन चिंतन करेंगे, व्याख्यान देंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने कुछ रैंडम थॉट्स हैं इस विषय से संबंधित वही शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से हूँ और मेरा करियर भी एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट्स में, ICR में, कृषि अनुसंधान में, इन्हीं में बीता है। और वहाँ से किस परिप्रेक्ष्य में हम सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इतिहास और जो वर्तमान में हम पशुधन को देखते हैं उसको देखने के क्या क्या दृष्टिकोण हैं और किस तरह से हम इसको, ख़ास तौर से मैं इसको समझता हूँ। हमारा बहुत ही जिसको हम कहेंगे रिच हिस्ट्री है या गहरा संबंध है पशुओं के साथ और अन्य जीवों के साथ। धर्म में हम देवताओं के वाहन के रूप में देखते हैं। हमारे सबसे आराध्य भगवान शिव के नंदी जो हैं हमारे हर मंदिर के सामने स्थापित किए जाते हैं। इसी तरह माता सरस्वती के लिए मयूर और भगवान कृष्ण के साथ गाय अगर नहीं दिखाई जाए, शेष नाग नहीं दिखाया जाए तो हमारी संस्कृति के जो विचार हैं, जो पुराने हमारे तत्व हैं, वो पूर्ण नहीं होते। और हम सब बहुत आस्था के साथ अपने इन सभी चिन्हों को अपने सब जगह प्रतिस्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह जो सभ्यता की बात है, संस्कृति की बात है, उसमें जो वर्णन मिलता है, हमारे जितना पशु प्रेम और पशुओं की सम्मान की बात सब जगह कही जाती है, वो हमारी सभ्यता के जो पुरातत्व विज्ञानी जो भौतिक उसका प्रूफ जिसको कह रहे थे अभी मंजुल जी, उस तरह की भी हमें बहुत सारी अवशेष या मूर्तियाँ या क्वाइंस खास तौर से हमें मिली और बहुत सारे राजाओं की, बहुत सारे सम्राट की जो मोहर थी वो भी, या कोई बैल या शेर या कोई हाथी और इस तरह के चिन्ह का काफ़ी प्रयोग किया जाता, तो दर्शाता था कि अपने महत्व को इन पशुओं के और पशुधन के और उनके पराक्रम के, कोई शक्ति का प्रतीक है, कोई मेहनत का प्रतीक है, कोई सच्चाई का प्रतीक है और कोई अपनी जो धार्मिक आस्था उसका प्रतीक है। ये हमारी चाहे सिंधु घाटी हो, चाहे हमारे नालंदा के खुदाई की गई है और बहुत सारे और स्थल हैं जहाँ से समय समय पर पुरातत्व विशेषज्ञों ने जो है काम किया है, तो वहाँ बहुत सारी हमें ये प्रतीक इस तरह के हमें मिले हैं और वो जगह जगह म्यूज़ियम्स में
प्रदर्शित हैं, उनको देख करके हमें अपने पास्ट के बारे में काफ़ी जानकारी रख सकते हैं। इतिहास में था हमारे जो लिखित इतिहास या हमारा अवेलेबल है, कुछ बीसी पहले से शुरू हो जाता है, और उसमें चाहे वो मौर्य काल रहा या अशोक का पीरियड रहा, बौद्ध काल रहा, उसमें बहुत सारे हमें तथ्य मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि उस समय हमारा जो पशुधन है उसका क्या महत्व था और कैसे उसकी रिचनेस उस समय पर प्रचलित थी। अर्थशास्त्र में पशुधन का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया गया है कौटिल्य के द्वारा। अगर इसमें देखेंगे, मैं कुछ उसकी समरी में देख रहा था, तो उसमें गाय को जो स्थान दिया गया है कि राजा का पहला धर्म उसमें लिखा गया है कि गाय, बैल और बछड़ों की पूजा करें। तो ये उस समय भी प्रचलित थी और इसको चिन्हित किया कौटिल्य ने कि पशुधन के सिंबल के रूप में हम गाय और जो दूध देती है और बछड़े पैदा करती है और जो बैल पैदा होते हैं, हमारी कृषि का सारा काम उनके सहारे होता है। तो ये उस समय भी हमारे प्रचलन में रहा। और अशोक ने जगह जगह पर जो स्तंभ स्थापित किए, उन पर जो प्रतिमाएं रखी गई शीर्ष पर, वो पशुओं की प्रतिमाएं रखी। ऐसी ह्यूम-त्सांग ने वर्णित किया है कि 15 स्तंभ जो है वो देखे उन्होंने, जो जगह जगह पर स्थापित थे, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे चंपारण में हो, वैशाली में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में तो उसको पुनः स्थापित किया गया है, मैं समझता हूँ। वहाँ से ले जा कर के कईयों को रामपुरवा से, जैसे हमारे ये जो बुल कैपिटल जो कहलाता है, इसकी हिस्ट्री में देख रहा था हमने, जब हमारी यूनिवर्सिटी बनी 2017 में, तो हम लोगो खोज रहे थे और लोगों में बहुत सारी चीज़ें, कोई गाय बना दे रहा था, कोई उसमें मुर्गी बीच में डाल रहा था, कोई फिशरीज़ का भी उसमें कंपोनेंट डाल रहे थे। हमने कहा कोई प्रतीक होना चाहिए जो हमारी संस्कृति से मिले। तब हमने ये निर्णय लिया हमारे बोर्ड के माध्यम से कि जो रामपुरवा बुल है कैपिटल, उसको हम अपना लोगों का प्रतीक के रूप में उपयोग करेंगे, जिस तरह से भारत सरकार हमारे लायन कैपिटल का उपयोग कर रही है जो सारनाथ से निकला। तो ये मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो पता चला कि चंपारण में ये नदी में से निकाला गया और ब्रिटिश पीरियड में इसको लेकर के लंदन ले जाएंगे। इंग्लैंड में कोई विश्व धरोहर प्रदर्शनी जैसे आज हम यहाँ पर कर रहे हैं ये समागम, उसमें आर्टिफैक्ट्स को रखा गया, बहुमूल्य बेशकीमती जो स्कल्पचर्स थे उनको रखा गया। तो रामपुरवा बुल उस समय बहुत ही उत्कृष्ट एक कलाकृति के रूप में माना गया और आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने इसे भारत को वापस किया। उस समय चर्चा हुई पंडित नेहरू और हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में कि इसको कहाँ स्थापित किया जाए। नेशनल म्यूजियम एक उस समय दूसरा जो बढ़ती हुई संख्या के लिए, जनसंख्या के लिए हमारे भूमि का उपयोग है, उसमें जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स थे, वाटर बॉडीज़ थी, फॉरेस्ट से, उनको क्लियर करके उसमें कृषि कार्यों में उसका उपयोग किया गया, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम हुई। जो हमारे रिकॉर्डेड एविडेंस हैं, साइंटिफिक जो कम्युनिटी है वो 21 लाख के करीब स्पीशीज़ की गणना करती है। इस 21 लाख में से 4 लाख के आसपास जो है वो वास्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें से 3,60,000 के करीब जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स, और 10,000 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, 10 लाख से ज़्यादा कीट पतंगों की स्पीशीज़ हैं, 11,000 रेप्टाइल्स हैं और 6,000 से ज़्यादा मैमल्स। लेकिन इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है और ये मानव जनित जो कारण हैं उन्हीं से कम हो रही है। हमारे देश में टाइगर बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई गई, उसमें सफलता भी मिली है और उसकी सफलता कई अखबारों में और उनमें आजकल विशेष रूप से दिखाई जा रही है। तो इसका प्रभाव जो है हमारे वन क्षेत्र पर भी पड़ा है और दूसरी स्पीशीज़ पर भी पड़ा है। केवल टाइगर की
सुरक्षा नहीं बल्कि हमारे काफ़ी बड़े इकोसिस्टम की, वातावरण की सुरक्षा हुई है। एक कोरोना के पीरियड में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी ये देखने में आया कि मानव गतिविधियां कम होने से जो पशु और पक्षी हैं उनकी जो विविधता है वो दोबारा सामने आ गई। उसमें कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी जिन्हें विलुप्त मान लिया गया था, वो फिर से नज़र आई और नोटिस में आई। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम जितनी वातावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे और जितना हम इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे उसका नुकसान हमें भुगतना। हमारे साधन फाइनाइट हैं, लेकिन हमारी जो धरोहर है पशुओं के बारे को लेकर के, पंछियों को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के या हमारी वनस्पति को लेकर के, वो उस धरोहर को भी हमें बचाना है। और मैं समझता हूँ कि अगर द्विवेदी जी इस विषय को भी अपने जो क्षेत्र है इनका उसमें जोड़ लें तो ये एक नया चैप्टर मैं कहूँगा इसमें जुड़ सकता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है धरोहर को आगे ले जाने में, धरोहर की रक्षा करने में और इसको बनाए रखने में। तो आज के विषय में एक और ध्यान में मेरे बात आ रही है कि हमारे आज़ादी का जो संघर्ष चला उसमें हमारे जो नेता थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रतीकों को भी साथ साथ लेकर के चले जिससे कि समाज में उनके मूल्यों को लोग समझ पाएँ। महात्मा गांधी आश्रम में रहते थे और बैरिस्टर थे, वो बाहर पढ़े हुए थे, विदेशों से पढ़कर आए थे। उनका जीवन शैली कुछ भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से वो लंगोटी में और रहे और आश्रम में रहे, तो आश्रम में वो चाहते थे कि दूध भी उनका वहीं से आपूर्ति हो, तो उसके लिए बकरियां रखें, उसके लिए गाय रखें और उनका जो महत्व है वो सबके सामने पहुँचे। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर में, उनका कैंपस है, करनाल में उनका हेडक्वार्टर है। वहाँ पे ये इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उस समय कहलाता था। तो 1923 में महात्मा गांधी ने गाय रखने का जब विचार आया उनके मन में, तो कहा कि हम पहले प्रशिक्षण लेंगे और वो शॉर्ट कोर्स के लिए 15 दिन का एक शॉर्ट कोर्स उन्होंने खुद से वहाँ पर ज्वाइन किया जा कर के मदन मोहन मालवीय जी के साथ में, और दोनों ने प्रशिक्षण लिया। उसके बाद में आकर के उन्होंने साबरमती आश्रम में गाय रखी। तो जो एंट्री उन्होंने की है वहाँ पर रजिस्टर में और अपनी एप्लीकेशन में जो ट्रेनिंग की, उसमें अपना परिचय उन्होंने एक किसान के रूप में दिया कि मैं एक किसान हूँ और मैं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। और जो एंट्री विजिटर बुक में उनके सिग्नेचर हैं वो मैं वहाँ पे काम किया मैंने, वो मुझे देखने का सौभाग्य मिला। तो ये बहुत ही प्रभावशाली बात रही है। लेकिन आज क्या हुआ है कि मैकेनाइजेशन की वजह से और बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं की वजह से हमने बहुत सारे जो हमारे पशुधन थे, जो हम संभालते थे, जिसकी रक्षा करते थे, उनका हमारे लिए उपयोग समाप्त हो गया। आज हाथी घोड़ों की आवश्यकता नहीं रही, उनकी उपयोगिता कम हो रही है। 1912-13 में मैं समझता हूँ कि या और 2012-13 तक जो सोनपुर का मेला है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं का प्रदर्शनी होती थी, उनकी कंपटीशंस होते थे, उनका खरीद फरोख्त होती थी और सैकड़ों हाथी और हज़ारों घोड़े उसमें भाग लेते थे। आज के समय में वो सब एक कमर्शियल मेले जैसे रूप में आ गया है। वहाँ पर पशु मेले की बजाय जो आधुनिक मेला है उसका स्वरूप ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रिटिश ने जो पढ़ाई शुरू की हमारे यहाँ वेटनरी की शिक्षा प्रारंभ की, उसमें उन्होंने घोड़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि उनकी आर्मी में घोड़ों की इस समय में क्या इसकी सूरत होगी, ये हमें अपनी धरोहर के बारे में विचार करना होगा। 80% अभी लोग गांव में पशुओं के संपर्क में हैं, उनको समझते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, उनकी रख रखाव को समझते हैं। आने वाले समय में जल्दी ही उल्टा हो जाएगा कि 80% शहरी लोग हो जाएंगे और 10-20% जो है वो गाँव में रहेंगे। तो कैसे ये धरोहर संभलेगी, ये इस पर बहुत बड़ा प्रश्न मुझे दिखाई देता है। तो हम अभी से विचार करें इसके बारे में और अपने युवाओं को और अपने जो शिक्षा
तंत्र है उसमें, हमारी पद्धति में, हमारे मंदिरों में, हमारे विमर्श में, समाज की जो सेमिनार और सिम्पोजिया हो रहे हैं उनमें इन विषयों को प्रमुख रूप से लेकर के आएँ। मैं समझता हूँ कि ये धरोहर भी हम बचा सकेंगे। और अधिक वक्त न लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी फिलॉसफी रही है लिव एंड लेट लिव, और देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज़ ग्रीड। इन्हीं को दोहराते हुए, आपके समक्ष रखते हुए मैं अपने विचार यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे द्विवेदी जी ने और आयोजकों ने ये समय दिया और यहाँ पधारने का अवसर दिया, आप लोगों से मिलने का अवसर दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बात सुनी। थैंक यू सो मच।